नमस्कार, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए साइंस के सभी 30 प्रश्नों का बेहतर सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में साइंस के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी हद तक आपको सहूलियत प्राप्त होगी। चलते हैं वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। तो इसके अतिरिक्त भी आपको ए और बी ऑप्शन को खास करके ध्यान में रखना है, क्योंकि इस दोनों से भी प्रश्न बनते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी को भूगर्भ शास्त्र के नाम से या भूगर्भ विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भूमि के गर्भ में यानी कि भूमि के भीतर जो भी अयस्क, खनिज तत्व इत्यादि पाए जाते हैं उसके संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र। सेरोलॉजी को सीरम विज्ञान भी कहते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके शरीर के भीतर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं यानी कि लिक्विड जो पाए जाते हैं उसके संबंध में सीरम विज्ञान यानी कि सेरोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो याद रखेंगे, विषाणु जिसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, इसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट को लसिकाणु भी कहते हैं। ये रक्त के WBC में पाया जाता है और ये इसका जो निर्माण है वो अस्थि माजा के अंतर्गत होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट यानी कि लसिकाणु। ठीक है, ये रक्त के WBC में होता है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि माजा में होता है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश, सदिश और अदिश, स्केलर और वेक्टर के बारे में 11th क्लास और 9th क्लास में फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ाई करना होता है। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशियाँ में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो सदिश के अंतर्गत बल आ जाएगा और सदिश को डिनोट करने के लिए उसके सिंबल के ऊपर वेक्टर चिन्ह यानी कि तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला जो बल से रिलेटेड होता है उसको दर्शाने में आप देखे होंगे कि फोर्स यानी कि F के ऊपर वेक्टर का चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब कि बल सदिश है। बेग, बेग भी सदिश राशि होता है। बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, तो ये भी सदिश राशि है। चाल रहता तो वो अदिश होता, चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है। त्वरण, प्रति इकाई समय में बेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। ये भी क्या है? आपका सदिश राशि है। तो बल, बेग, विस्थापन, त्वरण ये सब सदिश राशि होता है। दाब जो है, दाब, प्रेशर, ये अदिश राशि है। तो यहां पर अदिश पूछा गया है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब के मात्रक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दाब के सूत्र को लिखना पड़ेगा। तो दाब के मात्रक को ज्ञात करने के लिए जब हम दाब के सूत्र को लिखेंगे तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो दाब के सूत्र में बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान के बदले केजी और त्वरण के बदले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्षेत्रफल है तो इसके बदले हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, इधर आपको रफ करके दिखा दे रहे हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होता है तो हमारा क्षेत्रफल जो होता है उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो केजी बचेगा
और नीचे में मीटर और सेकंड स्क्वायर बचेगा। ये हमारा दाब का मात्रक होगा और दाब के मात्रक जो होता है उसको पास्कल भी कहा जाता है। जैसे ये बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसको न्यूटन भी कहा जाता है। तो ये अगर हम देखें तो ये केजी और बट्टा में मीटर होना चाहिए और बट्टा में सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, किसी भी सूत्र में अवेलेबल नहीं है, किसी भी विकल्प में अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन सभी मात्रकों को या सभी विकल्पों को, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो इस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा ई आंसर तब होता है जब ऊपर के चारों विकल्पों में से कोई सत्य नहीं हो या ऊपर के चारों विकल्पों में एक से अधिक सही आंसर हो, तो ई आंसर को रंगा जाता है। बीपीएससी में ये प्रावधान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स नामक जो बीमारी है ये वायरस के कारण होती है। वायरस का मतलब हुआ विषाणु के कारण, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में 64वीं बीपीएससी के साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करके एक वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल अंकित सिंह गोलू पर अपलोड किए हैं, वहां पर भी आप पाएंगे कि ये प्रश्न पूछा गया था। तो साइंस के बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के साइंस पर बल देना, जोड़ देना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो ये आप हो गया, ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है आयोडीन किस हार्मोन में मिली होती है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एक हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश में बनता है, मेल के अंडकोश में बनता है और ये यौन क्षमता के लिए सहायक होता है। दूसरा हमारा जो है एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नाम का हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और ये जो हार्मोन होता है मनुष्य के भीतर गुस्सा, तनाव, डर ये सब उत्पन्न करता है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, हालांकि बॉडी के अंदर इसकी आवश्यकता होती है। तो अब हम देखते हैं तीसरे को। ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जैसा कि बताए एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ये उसके बाद से ये पुरुषों का जो अंडकोश होता है उससे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। उसी प्रकार से ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो गला के पास स्थित होता है और ये आयोडीन को लेकर के और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। और आयोडीन की कमी हो जाने की स्थिति में गला जो होता है वो फूल जाता है, जिसको घेघा नामक रोग कहते हैं। और ये आयोडीन की कमी के कारण इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन तभी बना पाता है जब उसको आयोडीन मिलता है। तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन के तलाश में फैलने लगता है और फैलने लगता है तो वही घेघा नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। तो इस संबंध में आपको याद रखना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन में ही आयोडीन मिली होती है क्योंकि आयोडीन के मिलने से ही बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में और सी ऑप्शन था 8 मिनट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। ठीक है, अगर आप करेक्ट वैल्यू को देखिएगा तो 8 मिनट करीब 20 सेकेंड लगता है, मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग में 8 मिनट हो जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की जो बीपीएससी का था उसमें भी ये दिया गया था कि इसका आंसर 8 मिनट ही होगा। तो हम लोगों को आंसर सत्य करना है, थोड़े थोड़े से अंतर को देख करके, और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी के डिमांड के हिसाब से बीपीएससी किस प्रकार से आंसर देता है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो हमारा सत्य होगा। तो विवादित प्रश्नों को बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पसंद, बोर्ड के आंसर की के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा तो हम लोगों को नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रश्न के आंसर में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ई ऑप्शन वो लगाए थे। ठीक है,
इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट करके और इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम इसके बाद, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 64वीं बीपीएससी में भी 50 के जगह 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में बदल करके बताना था। तो वहां पर हम एक सूत्र दिए थे कि जब भी एफ निकालना हो फ़ारेनहाइट तो C गुना 1.8 प्लस 32, ये सूत्र होता है। तो हमारे डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 50। 50 में 1.8 से गुना करके और इसमें 32 जोड़ देंगे। 50 में 1.8 से गुना करेंगे तो 18 पाँचे 90 और 90 में 32 जोड़ दिया जाएगा तो 122, यानी कि 122 फ़ारेनहाइट होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिकली फार्मूला आपको दिया गया था। इस पर वर्क करके आप ऐसे वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये प्रश्न भी 64वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था और 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है और हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स मतलब 1/सेकेंड भी कहा जाता है। रियल में 1/सेकेंड को ही हर्ट्ज कहा जाता है, जो आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन हमारा 20 है। द्रव्यमान संख्या निकालने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जब भी द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 20 तो हमारा न्यूट्रॉन यहां पर है, लेकिन हमारा प्रोटॉन कितना है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि उदासीन परमाणु के लिए, मतलब किसी भी परमाणु पर प्लस माइनस ना लिखा गया हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या होता है। यानी कि अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो उसके पास उसका परमाणु संख्या भी 18 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 18 होगा। तो इसलिए हमारा प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 18 प्लस 20 यानी कि 38 हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। द्रव्यमान में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ना होता है तभी जाके द्रव्यमान प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन मालूम था, प्रोटॉन ना मालूम था, इलेक्ट्रॉन मालूम था और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर प्रोटॉन की संख्या को रख देंगे। तो आ गया आंसर। विद्युत शक्ति की इकाई है। इकाई या मात्रक किसी भी भौतिक राशि को जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है उसे इकाई या मात्रक कहते हैं। तापमान को केल्विन में व्यक्त करे, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करे, समय को सेकंड में व्यक्त करे, लंबाई को मीटर में व्यक्त करे, तो ये सब उसका मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। कूलॉम आवेश का मात्रक है। कूलॉम आवेश यानी कि चार्ज का मात्रक है। और वाट जो है ये विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। ये भी 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आप रिपीटेड देख रहे हैं। यहाँ पर भी पूछा गया था ये प्रश्न, लेकिन 64वीं में वैल्यू वहाँ 40 था, यहाँ 50 है। अब देखिए, शरीर का ताप नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह भी प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 प्रश्न रिपीटेड है। तो कितना प्रश्न है जो साइंस में प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है, तो आपको बहुत ज्यादा यहां से लाभ हो सकता है। अब चलते हैं हम, विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? उपकरण का मतलब युक्ति।
जिससे मापा जाए। जैसे तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, केल्विन के पदों में तापमान को व्यक्त किया जाता है, लेकिन तापमान मापने वाला यंत्र थर्मामीटर होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है, लेकिन द्रव्यमान को मापने वाला जो यंत्र होता है तुला अथवा तराजू होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको कहा जाता है एमीटर। एमीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मान को नहीं मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताता है कि धारा जा रहा है कि नहीं। उसके सुई में विक्षेप होगा तो धारा जा रहा है, उसके सुई में विक्षेप नहीं होगा तो धारा नहीं जा रहा है। लेकिन एमीटर धारा के एक्यूरेट वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का कार्य करता है। तो यहां पर हमारा आंसर एमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछता तो एम्पियर, लेकिन किस उपकरण से मापा जाता है ये प्रश्न पूछा है तो आंसर हो जाएगा एमीटर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ये रदरफोर्ड केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, रसायन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान इनका अन्य भी है। आइंस्टीन का नाम आप सुने होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। इसके अलावा द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत E = mc² हो गया। उसके बाद से पदार्थ की जो पंचम अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो भी दिया गया था इनके द्वारा, पहले से अनुमान लगाया गया था। तो आइंस्टीन का बहुत सारा योगदान है। लेवोजियर को ही केमिस्ट्री का, आधुनिक केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक यानी कि पिता या फादर कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लेवोजियर। सीवी रमन ये भी एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी दिए थे, और इस योगदान के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भारत के एक वैज्ञानिक थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? देखिए प्रतिबल है, इसका भी मात्रक होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है। बल का भी मात्रक होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है, बल का सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण, आप देखे होंगे। और ये प्रतिबल है, तो प्रतिबल जो है ये इसका बल बटा लंबाई सूत्र होता है। कई जगह बल बटा क्षेत्रफल भी दिया गया होता है। हालांकि बल में लंबाई से जब आप भाग दीजिएगा तो बल का मात्रक ऊपर और लंबाई का मात्रक नीचे, तो इसका एक मात्रक बनेगा। द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का और त्वरण का मात्रक, तो बल का भी मात्रक बनेगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल के मात्रक को ऊपर और क्षेत्रफल के मात्रक को नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा दाब। तो दाब का सूत्र होता है, इसलिए दाब का भी मात्रक होगा। बल का सूत्र होता है तो बल का भी मात्रक होगा। प्रतिबल का सूत्र होता है तो प्रतिबल का भी मात्रक होगा। विकृति क्या है? विकृति एक तरह का अनुपात है। अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसके प्रारंभिक बीमा और बल लगने के बाद उसके बीमा में जो परिवर्तन हुआ उसका अनुपात है। तो दोनों एक ही चीजें ऊपर और एक ही चीजें नीचे अगर लिखा जाएगा तो उसका मान जो है वो कट जाएगा, मात्रक कट जाएगा, इसलिए बीमा नहीं हो पाएगा। तो याद रखेंगे विकृति जो होता है बीमाहीन होता है। अगर अच्छे फिजिक्स की नॉलेज आपके पास नहीं है, अच्छी तरीके से फिजिक्स की जानकारी आपको प्राप्त नहीं है, तो आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं कि विकृति बीमाहीन होता है, आपेक्षिक घनत्व बीमाहीन होता है। ये दो चीजें आप सिंपल याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु यानी कि हवा में जो ध्वनि तरंग होती है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बिहार दरोगा में, बहुत तरह के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखेंगे अनुदैर्ध्य इसका आंसर होगा। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। पानी का पीएच मान, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक क्लास से क्वेश्चन है। पानी यानी कि जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, हालांकि ऐसा नहीं था, उसमें थोड़ा सा अंतर था। तो ये रहा आज का आपका कुल 18 प्रश्न। अगले 12 प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सावधानी से वीडियो को देख करके आप इसका नोट्स तैयार कीजिए। यकीनन आपको बहुत फायदा होगा।
जहां बहुत अधिक कंसेप्ट वाली चीज है वहां आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, या साइंस के टॉपिक में जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा वहां से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? तो हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला होता है N2O, इसी को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणुसूत्र होता है C6H12 और O6। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बदले सुक्रोज पूछता यानी कि चीनी, तो C12H22O11 हो जाता। अगर एथिल एल्कोहल पूछता तो C2H5OH हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? हमको बताना है कि इसमें से कौन तत्व नहीं है। धातु, हम लोग जानते हैं कि धातु तत्व का प्रकार है, तो तत्व भी होगा, क्योंकि तत्व को ही धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में वर्गीकृत किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों तो तत्व के श्रेणी में आएगा ही, क्योंकि तत्व का प्रकार है ही, तो तत्व है ही। तत्व को ही धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है, मतलब कि तत्व ही धातु है, अधातु है, उपधातु है। कुछ तत्व धातु, कुछ तत्व अधातु और कुछ तत्व उपधातु है। तो ये तीनों तो तत्व है ही। अब एक ऑप्शन है सी नंबर, गैस। कुछ गैस तत्व होते हैं और कुछ गैस यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस तत्व है, हाइड्रोजन गैस तत्व है, नाइट्रोजन गैस तत्व है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक से ज्यादा तत्व है, तो ये यौगिक है। तो कुछ तत्व गैस होते हैं, कुछ यौगिक भी गैस होते हैं। तो गैस में तत्व भी आता है और गैस में यौगिक भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु तत्व हो सकते हैं, अधातु तत्व हो सकते हैं, उपधातु तत्व हो सकते हैं, क्योंकि ये तत्व के ही प्रकार हैं, और गैस भी तत्व होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारा सही है और हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी ऑप्शन को कई जगह नोट करके, नोट का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ये संक्षिप्त रूप में लिख दिया गया है। तो जब चारों विकल्प सही नहीं हो या चारों में एक से अधिक सही हो, तो उस स्थिति में पांचवें ऑप्शन को, ई ऑप्शन को टिक किया जाता है। ये पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बता चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और 65वीं बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की बीपीएससी के तरफ से जारी किया गया था, उसमें भी ई आंसर को ही माना गया था। ई आंसर से ही कॉपी को चेक किया गया था, ओएमआर को चेक किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? कुछ एकलक दिया गया है, मोनोमर जिसको एकलक कहते हैं, और उसका पॉलीमर यानी कि बहुलक पूछा गया है। जैसे यहां पर प्रोपीन, प्रोपीन का बहुलक होता है पॉलीप्रोपीन। यहाँ स्टाइरिन, स्टाइरिन का बहुलक होता है पॉलीस्टाइरिन। ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के बहुलक को ही रबर कहा जाता है। तो आइसोप्रीन से ही प्राकृतिक रबर बनता है। कृत्रिम रबर भी होता है, कृत्रिम रबर के भी अलग अलग एकलक होते हैं। तो जब बहुलक चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में मिलेगा। हम लोगों को जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ना है, तो याद कर लेना ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। उपोत्पाद का मतलब हुआ उप प्लस उत्पाद, उप प्लस उत्पाद उपोत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं,
और ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस के साथ साथ जैव ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में रिएक्शन कौन कौन करते हैं आपस में? तो मिट्टी से जल और वायुमंडल से CO2 पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और बनता है C6H12O6, ये बनता है, प्लस में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ऊर्जा भी बनता है। तो ये सब चीजें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ना होता है, उसको बैलेंस करना सीखना होता है, रिएक्शन पर अध्ययन करना होता है। हम लोग सीधे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर जानने का प्रयास करते हैं। उत्पाद के रूप में तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। उपोत्पाद का मतलब कि उप उत्पाद मतलब कि दूसरा मुख्य उत्पाद जो है वो हमारा ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो आपस में रिएक्शन करता है, बनने वाले में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऊर्जा जैव ऊर्जा और प्लस में ये ऑक्सीजन जो बनता है, तो ये ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उपोत्पाद पूछे ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन। उपोत्पाद पूछे तब। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक पूछा है, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CH4 यानी कि मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो बायोगैस में भी होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, और O3 यानी कि ये ओजोन, ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है तो ओजोन हो जाता है, 2 परमाणु होता है तो ऑक्सीजन का आणविक रूप यानी गैसीय अवस्था होता है। तो इन सभी ऑप्शन पर विचार करें तो ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस को हिंदी में हरित गृह गैस कहा जाता है। ये भूमंडलीय ताप को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो भूमंडल का ताप बढ़ जाता है जो मानव और जंतुओं के लिए बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। गर्मी बढ़ जाता है और गर्मी के कारण कई प्रकार की दिक्कतें, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। तो ये गैस ऊष्मा को अवशोषित अधिक करते हैं जबकि उत्सर्जित कम करते हैं, जिसके कारण भूमंडल और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें CO2 प्रमुख होता है, लेकिन मीथेन की भी मात्रा होती है और सभी गैसों की भी मात्रा होती है, उसके अलावा जलवाष्प की भी मात्रा होती है। इसलिए इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कोई नहीं मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक से अधिक मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों ही स्थिति में ई आंसर को रंगा जाता है। तो इसमें एक से अधिक आंसर सही है। और याद रखेंगे ये प्रश्न 64वीं BPSC के प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया था और इसका एक वीडियो बना करके अपलोड किए थे, उसमें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए थे इसके पिछले वीडियो में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई। BPSC के तरफ से ई आंसर ही दिया गया था। अब एक चीज और है, अगला प्रश्न, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यहां पर बहुत सारा आप ऑप्शन देख रहे हैं, सीमेंट है, किरोसिन है, कांच है, मिट्टी है। जनरली हम लोग जानते हैं कि मिट्टी मतलब भूपर्पटी में यानी कि क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रस्ट में पाया जाता है। उसके अलावा अन्य आप किरोसिन जो देखिएगा, कांच देखिएगा, सीमेंट देखिएगा, इसमें से एक से अधिक ऑप्शन आपको मिलेगा। सबके फार्मूला को, केमिकल फार्मूला को आप सर्च करके देख सकते हैं, उसका अध्ययन करके देख सकते हैं। आप पाएंगे कि एक से अधिक विकल्प में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो इस स्थिति में भी हमारा आंसर ई हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? लिनियस। देखिए, लिनियस भी एक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जैसे अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसी तरीके से लिनियस ने 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने किया था। 5 जगत वर्गीकरण में इनका सहायता था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिनका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। लेकिन हमसे पूछा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो ये चार्ल्स डार्विन नामक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक ने इस किताब को लिखा था। तो इसको याद रखेंगे। लेमार्क भी विकासवादी सिद्धांत दिए थे, डार्विन भी विकासवादी सिद्धांत दिए थे, और ये ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। और लिनियस को 5 जगत वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जो जंतुओं को 5 जगत में बांटने का प्रयास किया गया। अरस्तु ने सभी वस्तुओं को 2 जगत में बांटा था,
वनस्पति जिसको पादप भी कहते हैं, और एक जंतु जिसमें एनिमल और मानव दोनों आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा मात्र 4 प्रश्न जो है 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न जो है बच चुके हैं। इसके बाद उसको भी बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा से इसको फेयर कीजिए, याद कीजिए। अब 65वीं बीपीएससी के शेष 4 प्रश्नों को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। मतलब कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य के ऊर्जा को एटीपी में यानी कि जैव ऊर्जा में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। प्रत्येक हरे पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, उसके अंतर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वही क्लोरोप्लास्ट जो होता है सूर्य के ऊर्जा को जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी में बदलने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऐसे भी बायो के बहुत सारे प्रश्नों को याद करना पड़ता है, तो इसको भी याद कर लेना बेहतर होगा। और याद करने के लिए जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं, खास करके जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, यूपीपीसीएस में, इन सभी प्रश्नों में रिपीटेड हुए हैं, उसके आंसर को यदि रट लिया जाए, याद कर लिया जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत, बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। अगर इसके संबंध में आप कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो 9th 10th का बायो डिटेल में पढ़ना होगा। 10th तक के बायो के अंतर्गत ये सारा चीज आ जाता है, और कुछ ही प्रश्न होते हैं जो +2 के बायोलॉजी से होते हैं, मैक्सिमम 9th और 10th से ही होते हैं। तो इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, मतलब कि शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है, उस प्रोसेस को पूछा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है। तो ऑप्शन में है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, तो इसका आंसर म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। कन्वर्जन ये तो केमिस्ट्री में होता है, तो हमारा बी आंसर ही सही है। ये भी बायो सेक्शन से एक प्रमुख प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर याद कर लेना बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा, और बेहतर होगा कि आप इसके विषय वस्तु से टॉपिक को पढ़ करके नोट्स तैयार करके और इसके आंसर को आप डिटेल में मतलब बना सके, तैयार कर सके, रिवीजन कर सके, याद कर सके, समझ डेवलप कर पाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। प्रश्न को फिर से सुनेंगे, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये कंफ्यूजन रहती है कि निकेत नीच, तो ये जीवों के कार्य स्थल जो होता है उसको निकेत या नीच कहा जाता है। परितंत्र तो एक चैप्टर ही बायो में 10th के अंतर्गत अंतिम चैप्टर में परितंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें विभिन्न जीवों से संबंधित परितंत्र को समझाया गया है, बताया गया है। इसका सबसे सही आंसर क्या है? आवास। क्योंकि प्रश्न के डिमांड को देखिए, प्रश्न आपसे क्या जानना चाहता है, क्या पूछ रहा है। जहां जीव रहता है, जहां जीव रहता है उस सटीक स्थान को, उस स्थान को, पूरे समूह की बात नहीं किया जा रहा है, उस स्थान को आवास कहते हैं। ठीक है, अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। CO, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्साइड। एक ऑक्साइड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम या आबंध कोटि दोनों एक ही नाम होता है, जैसे जल या पानी। तो आबंध क्रम या आबंध कोटि अंग्रेजी में बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल के भीतर 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जितने बॉन्ड से, जितने बंधन से, जितने इलेक्ट्रॉनों के त्याग ग्रहण या साझेदारी से बने होते हैं, जितना बंधन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसी को आबंध कोटि या आबंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे, आबंध कोटि का मान कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में या तो सिंगल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, इससे अधिक बॉन्ड नहीं बनता है। इससे कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। और रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंध का जो टाइप होता है वो 2 तरह का होता है मुख्य रूप से। एक आयनिक जिसको वैद्युत संयोजी कहते हैं, दूसरा सहसंयोजी। और आयनिक या वैद्युत संयोजी जो होता है और सहसंयोजी होता है, इसके अतिरिक्त एक और प्रकार होता है उपसहसंयोजी।
तो सहसंयोजी बंधन के आधार पर ही जनरली बहुत सारे मॉलिक्यूल के आबंध कोटि को ज्ञात करना होता है। तो एकल, द्विक या त्रिक होता है। दशमलव में भी आंसर हो सकता है, लेकिन 3 से कम होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अब हमारा ऑप्शन बचा 1, 2 और चौथा, मतलब कि ए, बी और डी में से कोई। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, उसके आधार पर परमाणु संख्या 8 से परमाणु संख्या 20 तक जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन परमाणु मतलब 10 या 8 या 14 या 15 या 20 तक के बीच होगा, उसके बॉन्ड ऑर्डर को आप निकाल पाओगे। एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि अगर आप रूल पढ़ोगे तो रूल को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको समय देना होगा। वो भी आगे जब हम टॉपिक लेकर के आएंगे तो आपको जरूर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से हमने लिख दिया। किसी भी अणु में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया जी? इलेक्ट्रॉन। और इधर आबंध क्रम हो गया। आबंध क्रम कहो या कोटि कहो, आबंध क्रम या कोटि। जब 8 होगा, ध्यान दीजिएगा, जब 8 होगा तो यहां पर हम लोगों को ले लेना है 0। 9 पर 0.5, 10 पर 1, 11 पर 1.5, 12 पर 2.0, 13 पर 2.5, 14 पर 3.0, 15 पर 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5, 18 पर 1, इसी तरीके से 19 आए तो 0.5 और 20 आए तो 0। यानी खूब ध्यान से आप देखेंगे तो 8 पर 0 है, उसके बाद से 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आधा आधा कोटि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ करके 3 तक जाएगा। और चूंकि हमने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर का मान कभी भी 3 से अधिक नहीं होता है, तो फिर 3 से घटना शुरू होगा। 2.5, 2, 1.5, 1, आधा, 0। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा गया है CO। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। एटॉमिक नंबर तो आपको लिस्ट से याद करना पड़ेगा, कम से कम 20 तत्वों का। प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस से प्रश्न जहां पूछा जाता है बीपीएससी वगैरह में, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से 20 तत्वों तक के तत्वों का परमाणु संख्या तो अवश्य ही याद करना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, मतलब इसके परमाणु संख्या 6 है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु संख्या 8 तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दिए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 पर बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होगा? देख लीजिए आप ही, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। अब फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जाने के कारण थोड़ा समय की पाबंदी हो गई है, इसलिए लगातार आपके बीच वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। जब भी हमको समय मिलेगा कोशिश रहेगा आपके बीच बेहतर तरीके से वीडियो को लाए, ताकि आपको अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।